नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेसिस ऑफ डिवोर्स, मतलब कि तलाक के आधारों के बारे में कि तलाक लेने के कितने आधार हैं। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो इसमें तलाक लेने के 26 आधार हैं, मतलब हम 26 आधारों पर तलाक ले सकते हैं। नॉर्मल साधारण एक आदमी अगर तलाक के लिए सोचता है या लेने जाता है तो उसके मन में ये होता है कि मैं अडल्ट्री या फिर क्रूअल्टी के बेस पर ही डिवोर्स लूँगा। ज़्यादा करे सोचता है कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 में मैं केस डाल दूंगा, उसमें मुझे डिग्री मिल जाएगी तब मुझे बेस मिल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। सेक्शन 13 के अंदर ही कुल टोटल मिलाकर 16 बेस है, मतलब 16 प्रकार के आधार हैं, जिसमें कि 12 बेसिस है वे हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए और 4 स्पेशल वाइफ के लिए। इसके अलावा सेक्शन 11, 12 इनके अंदर भी बेसिस बताए हुए हैं। तो ये बात करते हैं सभी बेसिस की सेक्शन वाइज, इनके सेक्शन, सब सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज होती है शून्य शादी, मतलब कोई शादी हुई है लेकिन वो अपने आप में शादी ही नहीं है। उसके लिए अगर आपको डिवोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है कि आप कोर्ट में जाए डिवोर्स ले, वो स्टार्टिंग से शून्य ही मानी जाती है, मतलब कोर्ट उसको नकार देता है। तो ये सेक्शन क्या कहता है? ये सेक्शन कहता है कि अगर आप शादी कर रहे हैं और सामने वाला जो आपका पार्टी है, हस्बैंड या वाइफ, वो ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है, तो ऐसे में अगर आपने जो शादी की है वो शादी वॉइड मानी जाती है, शून्य मानी जाती है। इसमें ये देखिएगा कि अगर शादी करते समय सामने वाली पार्टी ने अगर शादी की हुई है तब ये चीज़ वैलिड होती है। तो अगर कोई हस्बैंड पहले से शादीशुदा है और किसी लड़की से शादी करता है तो शादी वॉइड ही मानी जाएगी। ऐसे में वो लड़की चाहे तो उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए सेक्शन 420 या 376 या इन चीज़ों के लिए भी जा सकती है, और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। तो ऐसी शादी के लिए वो कोर्ट में ना भी जाए, अगर पूरे रीति रिवाज हो चुके हैं तो भी वो शादी वॉइड ही है, और जाना चाहे तो कोर्ट में जा सकती है। इसके सेकंड वे की बात करें तो कहता है कि सेक्शन 5 HMA, जो कि कहता है कि कंडीशन ऑफ मैरिज, कि अगर वे चीज़ें इसके अंदर कंप्लीट नहीं की गई है तो भी शादी वॉइड है। जैसे सेक्शन 5 का सब क्लोज 1, 4 और 5। सब क्लोज 1 की बात करें तो कहता है कि अगर शादी करते समय हस्बैंड या वाइफ कोई एक पागल है, मेंटल है, तो वो शादी भी वॉइड ही मानी जाएगी, मतलब नकार दी जाएगी, वो शादी ही नहीं है। लेकिन इसमें एक बात को गौर कीजिएगा कि शादी करते समय पागलपन की बात है। अगर शादी के बाद कोई इंसान पागल हुआ है, उससे डिवोर्स लेना तो हम सेक्शन 13 में जाएंगे। लेकिन अगर शादी करते वक्त कोई इंसान अगर पागल था, मेंटल रूप से प्रिपेयर नहीं था, तो वो शादी वॉइड मानी जाएगी। इसके अलावा इसका जो 4th पार्ट है वो कहता है सेपेंड के बारे में। सेपेंड होता है कि अगर आप अपने ब्लड रिलेशन में या फिर आप अपने परिवार में या रिश्तेदारी में शादी करते हैं तो वो भी मान्य नहीं है। हाँ, इसके अंदर एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि मामा की लड़की से शादी करने की बात है तो नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकती है, वो सेपेंड में आता है। लेकिन अगर साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर कुछ स्टेटों में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ये चीज़ मान्य है, मतलब कोई लड़का अपने मामा की लड़की के साथ भी शादी कर सकता है। लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। इसके अलावा कोई रीति रिवाज ऐसा अगर बीच में आ जाता है तो वो भी मान्य नहीं होता। जैसे कि गांव देहात की बात करें नॉर्थ इंडिया में, तो वहाँ पर अगर आप एक ही गांव में शादी करते तो वो भी मान्य नहीं होती है। आसपास के गांव के लिए भी वे नकार देते हैं, पंचायत मना कर देती है। तो इस प्रकार की शादियाँ जहाँ पर ये रीति रिवाज आ जाते हैं वे भी मान्य नहीं है। तो वे शादी हो भी जाती है, कंप्लीट भी हो जाती है, तो भी वे वॉइड ही मानी जाती है। अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 कहता है वॉइडेबल मैरिज। देखिए, वॉइडेबल मैरिज वो मैरिज है कि जो शादी तो हुई है, लेकिन वो शादी अगर आप स्वीकार कर लेते हैं तो शादी है, लेकिन अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आपको उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस ये है कि वॉइड मैरिज तो स्टार्टिंग से ही शून्य है, मतलब उसको तो मान्यता मिल ही नहीं सकती, तो कोर्ट के द्वारा मान्यता बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे आप कोर्ट जाए या मत जाए। लेकिन वॉइडेबल मैरिज जो सेक्शन 12 है उसमें यह है कि आपने शादी तो कर ली है, अगर आप शादी को स्वीकार कर लेते हैं तो वो शादी है, अगर शादी को स्वीकार नहीं करते हैं तो वो शादी नहीं है। अब जैसे बात करते हैं कि इसके फर्स्ट पार्ट की, जो है नपुंसकता। अगर आपका पार्टनर बच्चा पैदा करने में असमर्थ है या फिर फिजिकल रिलेशन बनाने में असमर्थ है तो आप इन दोनों ही कंडीशन के लिए कोर्ट में डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, क्योंकि शादी का जो मेन पर्पज़ है वो है फिजिकल रिलेशन। अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो शादी करने का कोई पर्पज़ नहीं है। इशू जो उससे पैदा होते हैं वो सेकंड पर्पज़ में आते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई पर्पज़ कंप्लीट नहीं हो सकता तो ऐसे में आप कोर्ट में डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन वो सेक्शन 12 में जाएंगे। लोग गलती क्या कर देते हैं कि वे भी सेक्शन 30 में चले जाते हैं, क्रूअल्टी अडल्ट्री का डाल देते हैं सेक्शन 30 में और इस सेक्शन को भूल जाते हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन है
और साथ में क्रुएल्टी और डल्टी भी है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों सेक्शन 12 और 13 दोनों में ही केस डलेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉपर जो हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे पास जो बेस है उस बेस के अनुसार ही सेक्शन हमको यूज करना चाहिए। और ख़ास बात ये भी है कि जो भी सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सब सेक्शन क्लोज सब कुछ बता रहा हूँ, आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं सामने आ भी रहा है, उसको आपको कोर्ट में लिख कर देना है। मतलब कोर्ट में अगर जब आप केस डालते हैं और उसको लिख कर देते हैं तो कोर्ट के ऊपर असर पड़ता है। तो ये सेक्शन 12 है, 12 का सब क्लोज 1 का पार्ट ए। अब सेकंड बात करते हैं कि अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से कम उम्र की हुई है, जैसे वो जब उसकी शादी की गई तो उसकी शादी की उम्र 15 साल से कम थी या 15 साल तक थी, ऐसी कंडीशन में वो बाद में उस शादी को नकार सकती है, डिवोर्स ले सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जब वो डिवोर्स लेगी तो सेक्शन 12 में ही लेगी। अब इसमें बात करते हैं, अगर वो 18 साल की कंप्लीट हो चुकी है तो वो खुद ही डिवोर्स का केस फाइल करेगी। लेकिन अगर वो 18 की कंप्लीट नहीं हुई है, जैसे कि 16-17 की ही हुई है, तो वो अपने पेरेंट्स के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा या फिर कोई और गवर्नमेंट की संस्था है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू वो केस फाइल करके ऐसे केस ले सकती है। थर्ड पार्ट की बात करें तो वो भी इसका सिमिलर ही है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें जो भी क्लोज दिए हुए हैं, जैसे कि 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे की शादी कर दी जाती है, कोई लड़की है, लड़का अगर 21 साल से कम उम्र का है, बाल विवाह किया जाता है या पेरेंट्स किसी दबाव में कर देते हैं या फिर सामाजिक दबाव में बाल विवाह हो जाता है, तो उसके लिए भी ऊपर कोर्ट में जा करके डिवोर्स लिया जा सकता है। तो सेक्शन 12 के इसी पार्ट में हम जाएंगे, सेक्शन 12 का पार्ट 1 सब क्लोज सी। अब नेक्स्ट इसकी फोर्थ बात करते हैं कि अगर शादी करते वक्त पत्नी गर्भवती है, जैसे कि आपने शादी की उस वक्त आपको पता नहीं लगा कि वो गर्भवती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि वो गर्भवती है, उसको बच्चा है, तो भी आप इस सेक्शन में उसके लिए डिवोर्स के लिए जाएंगे कि उससे डिवोर्स मिले। ये नहीं कि सेक्शन 13 में चले जाएं कि अडल्ट्री है ठीक है, सेक्शन 13 का हम यूज़ करेंगे, लेकिन साथ में सेक्शन 12 भी लगेगा। और सेक्शन 12 का ये 12 का फर्स्ट पार्ट का डी सब क्लोज डी, इसको हम यूज़ करेंगे। तो अगर वाइफ अडल्ट्री में है और वो प्रेग्नेंट है और उससे बच्चा चाहे बाद में गिरता है या फिर रहता है या होता है या फिर जल्दी हो जाता है, आपको पता लगता है, डाउट लगता है, आप डीएनए टेस्ट कराते हैं, तो आप इस सेक्शन में उससे डिवोर्स ले सकते हैं। फिफ्थ आता है जबरदस्ती बलपूर्वक विवाह करना। किसी लड़की के साथ ऐसा करके किया गया हो या लड़के के साथ किया गया हो, दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि शादी होने के 1 साल के अंदर आपको केस फाइल करना होता है। इसके अंदर ये भी लिखा हुआ कि जब आप उनके चंगुल से बाहर निकलते हैं शादी करने के बाद, तब आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद या शादी होने के 1 साल के अंदर ही आपको ऐसा करना है। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से लेट हो जाते हैं, डिले कर देते हैं, तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट आप यूज़ करते हैं कि मैं डिले किया इस वजह से क्योंकि मैं डरा हुआ था या छुपा हुआ था या भागा हुआ था। लेकिन इसमें वही बात है, कंडीशन जो मैंने पहले बताया कि अगर आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसके साथ आराम से रहते हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं और बाद में सोचे कि मैं 2, 4, 5 साल बाद कंप्लेंट करूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तब कोर्ट आपको बिल्कुल नहीं सुनेगी। अगर ज़बरदस्ती शादी की गई है तो आपको पहले ही उसके लिए 1 साल के अंदर ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर एक खास बात और आपको बता दूं कि एक ऐसी प्रथा भी है, उसका मुझे नाम पता नहीं, लेकिन उसके ऊपर सीरियल बना था, जो कि यूपी और बिहार में है कि वहाँ पर जो अच्छे लड़के होते हैं, कमाते हैं, उनकी ज़बरदस्ती गुंडे लोग अपनी बहन बेटियों से शादी करा देते हैं। ये भी चीज़ है। इसके अलावा लड़कियों के साथ तो ज़बरदस्ती होती है, लेकिन अगर किसी साथ ऐसा गलत हुआ है तो इस सेक्शन में जाकर अप्लीकेशन लगाए सेक्शन 12 के और डिवोर्स ले। इसमें 6 बात जो लास्ट आता है सेक्शन 12 का, वो है कपटपूर्ण, मतलब धोखे से शादी की जाए। अब धोखे शादी हो सकती है, किसी को नशा देकर शादी की गई या उसको पता नहीं उसकी शादी हो रही है, कि कह रहे हैं कोई एक्ट है या कोई शूटिंग है ऐसा करके, या फिर इस तरह से उसकी वीडियो या एक्टिविटी ली गई है कि शादी है, या फिर ऐसे मजाक बनाया जाए, उस मजाक में शादी कर दी जाए और कहा जाए कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो वो कपटपूर्ण धोखे से कोई शादी ऐसी की गई है तो वो भी आप सेक्शन 12 के इस पार्ट में एप्लीकेशन लगा कर ख़त्म करवा सकते हैं। तो ये तो हमने पार्ट देखे, टोटल 10 पार्ट जो सेक्शन 11 और 12 में थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 13 की। सेक्शन 13 भी अपने आप में देखा जाए तो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। सेक्शन 13 का फर्स्ट पार्ट वो कहता है 12 बेसिस, जो कि हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है। उसका सेकंड पार्ट सेक्शन 13 का वो वाइफ की बात करता है कि वाइफ इन 4 वे में डिवोर्स ले सकती है। इसके अलावा उसका 13 का ए पार्ट भी है। लोग क्या सोचते हैं कि डिवोर्स के लिए 13A वर्ड बोलते हैं, बल्कि 13A वर्ड नहीं है, वो 13(1) है। 13(1) में हस्बैंड, अगर 13(2) का कोई पार्ट यूज़ किया जाता है वाइफ, तो 13(1) और 2 दोनों लगता है। 13A अलग सेक्शन है। वो सेक्शन कहता है कि अगर कोर्ट में हस्बैंड वाइफ ने कोई पेटिशन फाइल किया डिवोर्स की और कोर्ट को लगता है कि इनको डिवोर्स नहीं देना, तो वो उसको जुडिशियल सेपरेशन में कन्वर्ट कर सकता है।
वो उसके लिए, और 13 भी जैसे आप जाते हैं म्यूचुअल डिवोर्स के लिए। तो अब बात करते हैं सेक्शन 13 में कितने बेस हैं, टोटल 16, और उनमें कैसे डिवोर्स लिया। तो सबसे जो फर्स्ट बेस आता है वो आता है अडल्ट्री। अडल्ट्री मतलब कि जाता, अगर हस्बैंड एंड वाइफ गलत हैं, उनका चाल चलन सही नहीं है, और आपके पास उसके लिए एविडेंस है, एविडेंस जैसे कि आपके पास उसकी कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर कोई चैट ऐसी जिसमें सामने आ रहा, लेकिन शादी के बाद की, शादी के पहले की बात नहीं है, कुछ उसमें लिखा हुआ सेक्शन में, सेक्शन की जो लैंग्वेज है वो यही कहती है। लेकिन पहले वाले भी लोग दिखा करके शो कर देते हैं कि हाँ जी ऐसा अभी चल रहा है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो यही कहती है कि शादी के बाद अगर कोई गलत है तो उसके लिए अडल्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके फर्स्ट पार्ट में हम अडल्ट्री के थ्रू डिवोर्स लेते हैं। सेकंड आता है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी जैसे कि आप जानते हैं, लड़ाई झगड़ा करना, बदतमीजी करना, परेशान करना। क्रूअल्टी फिजिकल हो सकती है, सोशली हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है, किसी प्रकार की हो सकती है। पेरेंट्स के साथ भी अगर कोई बदतमीजी की जाए, उनका काम नहीं किया जाए, या हस्बैंड को मेंटली डिस्टर्ब किया जाए, तो वो भी क्रूअल्टी में आता है। और सेम ऐसे ही वाइफ के लिए भी है। थर्ड आता है डिसर्शन, मतलब कि एक दूसरे से अलग रहना, त्याग। अगर हस्बैंड या वाइफ 2 साल तक एक दूसरे से अलग रहते हैं और उसके बाद वे डिवोर्स ले सकते हैं, मतलब ये भी एक डिवोर्स लेने का बेस है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खास और अहम बेस है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हस्बैंड अगर डिवोर्स का केस फाइल करता है सेक्शन 13 में, तो उसको जल्दी डिवोर्स मिलता नहीं है, क्योंकि कोर्ट वाइफ को ज़्यादा कंसीडर करती है। अगर क्रूअल्टी या अडल्टी की आपके पास अच्छे कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसे ठोस नहीं है, तो कोर्ट उसको नकार भी देती है। तो ऐसे में अगर आपको डिवोर्स का केस फाइल करना हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर आप 2 साल के बाद वेट करके केस करते हैं, जैसे कि साल 1.5 साल तो नॉर्मली लग ही जाता है, कोई खींचातानी की पत्नी गई है घर, या फिर बातचीत चल रही है, समझौता हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है, बाद में डिवोर्स के लिए बात आती है, तो अगर साल 1.5 साल हो चुका तो आप और 6 महीने 7-8 महीने और वेट कर लीजिए। क्योंकि अगर कोर्ट आपकी अडल्टी क्रूअल्टी या और बेस नहीं कंसिडर करेंगे, कम से कम आपका डिसीजन का 2 साल का गैप कोर्ट को कंसिडर करना ही पड़ेगा। इसके बेस पे कोर्ट आपको डिवोर्स देगी ही देगी। तो इस बात को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा कि अगर आपको डिवोर्स केस फाइल कर रहे हैं और आपके पास कुछ टाइम बीत चुका है, तो थोड़ा सा टाइम और बिता लीजिए और 2 साल कंप्लीट कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि सेक्शन 9 HMA का थोड़ा बेस्ट रहता है। नहीं, सेक्शन 9 HMA में आप 5 साल ख़राब करते हैं, उससे अच्छा है कि 2 साल वेट कर ले, उसके बाद अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करें तो डिवोर्स मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट 4th आता है धर्म परिवर्तन। अगर किसी भी पार्टी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो सामने वाला उस बेस पर डिवोर्स ले सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है मेंटल डिसऑर्डर। देखिए, अगर कोई पागल हो गया, लेकिन शादी के बाद, अगर शादी से पहले वाली बात है तो जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 11 में अगर शादी करते वक्त कोई पागल व्यक्ति है या औरत है, तो उससे अगर आप शादी कर रहे हैं तो शादी नहीं मानेगी। लेकिन अगर शादी के बाद कोई पागल हुआ है, मेंटल उसको डिसऑर्डर हुआ है, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तब आप सेक्शन 13 में केस फाइल करेंगे। नेक्स्ट 6 साइकोपैथिक डिसऑर्डर, यानी कि मनोवृत्ति। अगर कोई व्यक्ति साइको हो जाए, साइकोपैथिक होता है कि कोई अगर मतलब दिमाग है, पागल नहीं हुआ है, लेकिन साइको हो गया, पागल ऐसी हरकतें करता है, आपको परेशान करता है, मेंटली डिस्टर्ब करता है, परेशान करता है, मतलब कि कोई ऐसी सन की हरकतें करता है, चाहे फिजिकल रिलेशन बनाते समय करे या वैसे कोई ऐसी हरकत करे, एकदम से गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ापन, तो ऐसी स्थिति में भी सामने वाली पार्टी डिवोर्स ले सकती है। वैसे कोर्ट नॉर्मली इसके लिए कहती है कि अगर कोई आपका साथी अगर गलत हो गया, के साथ कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, तो आप उसका इलाज कराइए। तो अगर आप सिंपल पेपर लगाते तो कोर्ट आपको डिवोर्स नहीं देगा। ऐसे में आपको डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि ये इसका परमानेंट है, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर डॉक्टर ऐसी बात लिख कर देता है तभी आपको डिवोर्स मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग वैसे पहले था कि उसका इलाज नहीं था, असाध्य था, लेकिन अब इसका इलाज है। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा कानून बहुत पुराना है, बना हुआ है, और उसमें ये बात लिखी हुई है, तो लाजमी, तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुष्ठ रोग का अब तो खैर इलाज है, तो अगर किसी को कुष्ठ रोग हो जाता है तो उस पर डिवोर्स लिया जा सकता है, लेकिन अब इलाज है, तो अगर आप लेने जाते हैं तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई असाध्य रोग, मतलब ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज ही ना हो, जैसे कि कैंसर है, या फिर किसी को कैंसर के अलावा कोई और भी ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो, और वह इंसान मरना ही मरना है, या फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, जैसे कि ब्लड का पानी बनना, ये इसके अलावा और भी कोई ऐसी बीमारी हो सकती है। तो ऐसी बीमारी के अंदर सामने वाली पार्टी उस पर केस करके डिवोर्स ले सकती है।
इसके अलावा नेक्स्ट आता है संसार का त्याग। अगर कोई व्यक्ति संसार का त्याग कर दे, ऋषि मुनि बन जाए, या कोई वाइफ छोड़ दे, संसार का त्याग कर दे, तो ऐसी स्थिति में सामने वाली पार्टी उस पर केस करके डिवोर्स लेते हैं, क्योंकि शादी की है साथ रहने के लिए, फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए। फर्स्ट कंडीशन यही आती है, अगर सामने वाली पार्टी उससे पीछे हटती है तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिसिंग ऑफ 7 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति 7 साल से ज़्यादा से लापता है, तब हम इस कंडीशन में उससे डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं कहूँगा कि आप इस सेक्शन में जाकर डिवोर्स मत लीजिए। अगर ऐसा कोई है तो आप उसके लिए सिविल कोर्ट में केस कीजिए और डेथ सर्टिफिकेट की डिमांड कीजिए। डेथ सर्टिफिकेट आपको नॉर्मली 6 मंथ में मिल जाएगा। कोर्ट पुलिस की जो रिपोर्ट है वो देखेगी आपकी, जो आपने 7 साल पहले की थी। इसके अलावा उनसे रिपोर्ट लेगी और एक नोटिस निकाल करके आपको डेथ सर्टिफिकेट की ऑर्डर दे देगी। वो आपको ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट में डिवोर्स के लिए जाते हैं तो शायद आपको 1-1.5 साल लग जाए। तो शॉर्टकट सबसे बेस्ट ये होगा कि आप डेथ सर्टिफिकेट लेकर शादी करें। बाकी इसके लिए ना जाए कि कोर्ट में 7 ईयर्स मिसिंग के लिए जाएँ। हालांकि रूल तो ही कहता है, लेकिन आप इस सेकंड वे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन होता है कि अगर हस्बैंड वाइफ पति पत्नी है, लेकिन पति पत्नी की तरह रहना नहीं चाहते हैं, अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मिल जाती है तो रहेंगे पति पत्नी, लेकिन एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। अगर कोई बनाता भी है, ज़बरदस्ती करता है, तो उसके ऊपर रेप का केस बन सकता है। इसलिए इसकी डिग्री मिलने के बाद, वैसे इसका लिए HMA के सेक्शन 10 में डिफाइन किया हुआ है जुडिशियल सेपरेशन को। तो अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री हस्बैंड वाइफ किसी एक को मिल चुकी है और मिलने के 1 साल के बाद आप डिवोर्स के लिए जा सकते हैं, तो वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसे ही लास्ट आता है 12, जो कि सेक्शन 9 HMA है, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट, जो हस्बैंड अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए या वाइफ अपनी पति को बुलाने के लिए डालती है। उसकी भी अगर डिग्री आपको मिल जाती है तो डिग्री मिलने के 1 साल के बाद आप कोर्ट में केस करके डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये है टोटल 4 वे, 4 प्रकार के वे, जिनमें कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही डिवोर्स ले सकते हैं। ये सेक्शन 13 के फर्स्ट पार्ट में डिफाइन किए हुए सारे के सारे। अब बात करते हैं सेक्शन 13 के सेकंड पार्ट में, जो कि वाइफ के लिए कहता है कि वाइफ इन बेसिस पर डिवोर्स ले सकती है। सेक्शन 13(2) का फर्स्ट पार्ट वो कहता है कि अगर शादी के वक्त हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड हो और उसने अपनी ये बात छुपाई हो, तो वाइफ उससे डिवोर्स ले सकती है। साथ में वैसे और भी क्रिमिनल एक्टिविटी है, 420 है या 376 या और भी सेक्शन वो लगा सकती है उसके ऊपर। लेकिन अगर उसको पता लगे कि उसका हस्बैंड पहले से मैरिड है, शादीशुदा है, तो वो उस पर केस करके डिवोर्स ले सकती है। लेकिन ये चीज़ें अगर देखा जाए तो हस्बैंड को भी एक हिसाब से मिली हुई है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। वाइफ के लिए तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दी कोर्ट ने कि भी अगर हस्बैंड ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है तो आप डिवोर्स ले सकते हैं। लेकिन क्या पता कोई वाइफ हो जिसने पहले शादी की है लेकिन उसने कोर्ट से डिवोर्स नहीं लिया, ऐसे ही सोशली डिवोर्स ले लिया पंचायत में, तो वो डिवोर्स में मान्य नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में अगर हस्बैंड को डिवोर्स लेना हो तो वो क्रूअल्टी और अडल्टी इन चीज़ों में जा करके, इन सेक्शन को यूज़ करके वहाँ से डिवोर्स लेगा। तो मतलब वो घुमाकर कान पकड़ने वाली बात है, लेकिन हस्बैंड के लिए भी ये चीज़ यूज की जा सकती है। सेकंड आता है गलती ऑफ हस्बैंड। मतलब अगर हस्बैंड किसी प्रकार का ऑफेंस में गलती पाया जाता है, जैसे कि रेप के केस में मिलता है, या फिर कोई और उसके पास लड़कीबाजी का कोई केस बनता है गलत, या उसको कोई सज़ा हो जाती है जिसमें ज़्यादा लंबी 7 साल से ज़्यादा की, तो ऐसी कंडीशन में भी वाइफ उससे डिवोर्स ले सकती है। कोई भी ऐसा हीनियस क्राइम अगर हस्बैंड करता है तो वाइफ उससे डिवोर्स ले सकती है, इसी बेस पर कि इसने हीनियस क्राइम किया, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये क्रिमिनल है। और अगर वो लेडीज से रिलेटेड केस है तो और भी ज़्यादा आसानी पड़ती है, और कोई दूसरा है तो आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। लेकिन अगर वो केस वाइफ के लिए, अगर कोई मार पिटाई ऐसी बातें हुई है और वाइफ के लिए ही किया गया, तो डिवोर्स नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ वाइफ को मिले हुए। थर्ड जो बात करते हैं वो है अगर वाइफ के फेवर में सेक्शन 125 CRPC की डिग्री पास हुई है, या फिर सेक्शन 18 में एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस की कोई डिग्री पास हुई है, और वो डिग्री पास होने के अगले 1 साल तक हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहे हैं, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं बने हैं, अलग अलग रहे हैं, तो भी वाइफ इस बेस पर अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। ये राइट सिर्फ वाइफ को मिला हुआ कि अगर 125 या सेक्शन 18 इनमें अगर कोई भी डिग्री वाइफ के फेवर में पास होती है, तो वाइफ डिग्री पास होने के 1 साल तक, अगर अगले 1 साल तक कोई रिलेशन आपस में दोनों का नहीं बना है, तो हस्बैंड से इसी बेस पर डिवोर्स ले सकते हैं, आसानी से डिवोर्स मिल जाता है। लास्ट इसमें आता है वही 15 ईयर्स का। अगर 15 साल से कम उम्र की लड़की की शादी हुई है तो वो बाद में उस शादी को नकार सकती है, उससे डिवोर्स ले सकती है, जैसे कि पहले भी आया था सेक्शन 11 में। तो ये इसमें भी मेंशन किया हुआ कोर्ट ने कि स्पेशल अलग से, लेकिन बात वही है, सेम टू सेम है।
दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 26 बेस बताए हैं डिवोर्स लेने के। ये 26 आधार हैं हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक लेने के लिए, जिसमें सेक्शन 11, 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 13 के जो फोर्थ पार्ट है वो मैंने आपको बताया कि उसका फर्स्ट पार्ट हस्बैंड वाइफ के लिए, सेकंड सिर्फ वाइफ के लिए है, 13A सिर्फ डिवोर्स की डिग्री को जुडिशियल सेपरेशन में कन्वर्ट करने के लिए, और 13B सिर्फ आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिवोर्स लेने के लिए। तो ये बताने का सिर्फ जो मेन पर्पज़ ये है कि मैंने देखा है कि नॉर्मली क्या करते हैं लोग बाग, केस गलत सेक्शन में फाइल कर देते हैं। कहीं सेक्शन 11 अप्लीकेबल होना है, कहीं 12 होना है, तो वे 13 में चले जाते हैं डायरेक्ट, सोचते हैं कि डिवोर्स सिर्फ सेक्शन 13 में ही मिलता है। जबकि जब केस में लास्ट में डिग्री पास होती है तब पता लगता है कि हमने गलत सेक्शन में केस फाइल किया। अगर कहीं सेक्शन 12 अप्लीकेबल है और 13 भी है तो आप दोनों को भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक सेक्शन में ही जाएँ। सिर्फ इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि जब भी आपको केस फाइल करना हो आप प्रॉपर सेक्शन उसके अंदर लिखिए, उसका सब सेक्शन, उसका पार्ट A, B, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो भी है आप उसको भी मेंशन कीजिए। जज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कोर्ट भी कंसिडर करती है, और सही वे में जाकर के केस फाइल कीजिए। ये काफ़ी मैंने बहुत सारी बार देखा है कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं, केस अच्छे भले होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन ख़राब हो जाते हैं सिर्फ सेक्शन की वजह से कि उन्होंने बातें तो लिखी है लेकिन उसमें गलती कर दी। कई बार देखा है कि सिर्फ डिसीजन की बात करें कि जहाँ पर हस्बैंड वाइफ को 2 साल तक अलग रहना है, कई बार ये होता है कि सिर्फ 2 या 4 महीने की बात होती है और वो 2 साल कंप्लीट होने होते हैं लेकिन केस फाइल कर दिया जाता है। आप इस बात को भी कंसिडर कीजिए। अगर आपको डिवोर्स लेना ही है और कहीं आपका 1.5 साल या पौने 2 साल कंप्लीट हो चुका तो प्लीज़ थोड़ा सा और टाइम वेट कीजिए और इसके बाद केस फाइल कीजिए ताकि एक बेस आपके साथ और चले। और सेक्शन 9 जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, इसकी बजाय डायरेक्ट डिवोर्स केस जाकर फाइल करें, क्योंकि सेक्शन 9 में आप केस फाइल करते हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। इसके बाद फिर डिवोर्स केस फाइल करते हैं, आधी उम्र तो उसी में चली जाती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। सेक्शंस वाइज मैंने दिए हैं, उनको लिखा है, उनको भी आप पसंद करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।